Welcome to our full syllabus channel. Today I am going to start enzyme. Uh, it it will take 3 or 4 videos to complete the whole syllabus of enzyme. And today I am going to discuss the only classification and their chemical nature and some terms which is generally used in the enzyme. And after that I will go for their actions, their temperature, their regulations, all these things in the next video. Today I will only cover the some specific terms which is used in enzyme and their classification. Simply it is the enzyme means आपको पता है it is the catalyst. और catalyst क्या होता है? कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाता है. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि ये क्या करता है, जैसे कोई भी चीज़, कोई भी रिएक्शंस है, अगर एक बी ए बी में भी कन्वर्ट हो रहा है तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. लेकिन अगर कैटलिस्ट होता है तो वो क्या करता है, उस टाइम पीरियड को कम कर देता है ए से बी को कन्वर्ट होने में. तो दिस इज रोल ऑफ द कैटलिस्ट. अब ये बायो कैटलिस्ट है. बायो कैटलिस्ट का मतलब ये होगा कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में काम करता है. ये एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से काम करता है, जिसकी हमारी बॉडी में ढेरों सारी रिएक्शंस हो रही हैं. सब सिस्टम अलग अलग है, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम अलग अलग हैं. और सारे सिस्टम्स के अंदर कुछ ना कुछ काम चलते रहता है. तो वो काम हमारे यहाँ, हम बाहर से कोई कैटलिस्ट नहीं लेते, फिर भी हमारा वो काम कैसे रेगुलरली चलते रहता है. आप एक दिन में 3 टाइम खाना खाते हो, उसको डाइजेस्ट होना. इसकी अगर आप देखो तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन्स के अलावा हम कुछ भी नहीं खाते. उसके अलावा अगर आप वैसे बॉयल करने जाओगे तो किसी भी चीज़ को बनाने और पकाने में अगर 1 घंटे 2 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन आपकी बॉडी में वही चीज़ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन कैसे इतने जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है कि आप दिन में 3 से 4 बार मील लेते हो. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट एंजाइम इज़ नोन एज द बायो कैटलिस्ट. कि आपके बॉडी में वो किस तरह से किसी चीज़ को कैटलाइज करता है, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाता है. यही आपको पढ़ना है एंजाइम में. तो बेसिकली दिस इज़ द बायो कैटलिस्ट. इट मीन्स इट वर्क्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शंस. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड रेट ऑफ रिएक्शंस जो भी इंक्रीज करता है, इसका मतलब वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है. एक्टिवेशन एनर्जी मतलब वो होता है कि जब आप किसी भी रिएक्टेंट को आप प्रोडक्ट में बनाने के लिए, क्या होता है कि इसकी रिएक्टेंट भी आपका स्टेबल मॉलिक्यूल है. ठीक है, तो रिएक्टेंट भी स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो वो इजीली क्यों किसी के साथ पंगे लेके अपने आप को अनस्टेबल बनाएगा. तो रिएक्टेंट को क्या होता है, प्रोडक्ट में बदलने के लिए. और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर मैं कंपेयर करूँ, सपोज ए इंटू बी, ए से बी अगर बन रहा है, अगर ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है, तो ये क्यों रिएक्शन ही करना चाहेगा, ये अपने स्टेबल पड़ा हुआ है. ठीक, ये है कि अगर ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो मोर स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल ही होगा, मान के चलो. अब देखो यहाँ पे एंजाइम का रोल आता है. एंजाइम या कैटलिस्ट का रोल क्या करता है, ये इसको एक तरह से अनस्टेबल बना के यहाँ पे एनर्जी को लूज़ करके इस फॉर्म में पहुँचाता है कि आपका जो प्रोडक्ट बने वो ज़्यादा स्टेबल हो. ठीक, तो सारा खेल किसका है, एनर्जी का है. तो अब अगर आप जैसे ये सपोज करो, ये यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 24 आवर ले रहे हैं विदाउट किसी भी एंजाइम के, विदाउट किसी कैटलिस्ट के. तो कैटलिस्ट क्या करेगा, आप डालने से ये जो टाइम ट्रेवल इतना ही का था, वो टाइम ट्रेवल को कम कर देता है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है. मतलब जो एनर्जी इसको एक्टिवेट करने के लिए चाहिए थी, पहले इसकी एनर्जी कितनी चाहिए थी, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अब इसको एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी कितनी की चाहिए, कम चाहिए. ठीक, तो ये रोल होता है आपका किसी भी कैटलिस्ट का, किसी भी एंजाइम का, कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को, रिएक्टेंट को जो एक्टिवेट करता है उसकी एनर्जी को कम कर देता है, जिससे वो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है और वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है. दिस इज़ द रोल ऑफ द कैटलिस्ट फॉर एनी रिएक्शंस टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शंस. ठीक है, एंड एंजाइम, ये हर कैटलिस्ट की बात नहीं कर रहा, अब मैं एंजाइम की बात कर रहा हूँ. इट इज़ द बायो कैटलिस्ट एंड इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन. ठीक है, प्रोटीन का बना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए आपके ये भी देख लो कि आपके डाइट में जो प्रोटीन खाते हो या कोई भी चीज़ करते हो, तो वो क्या क्या चीज़ें फंक्शन करता है, स्ट्रक्चर फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये. एंजाइम की सिंथेसिस के लिए भी आपका प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपको पता होगा कि प्रोटीन मिल के बना होता है अमीनो एसिड से. ठीक, तो बायो कैटलिस्ट मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शंस बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, नाउ इसके केमिकल नेचर क्या है. केमिकल नेचर का मतलब ये हो गया कि सब हमें पता कैसे चला कि एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ है, एंजाइम्स के क्या स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, जैसे आजकल तो हम एंजाइम को आइसोलेट भी कर लेते हैं. आइसोलेट का मतलब कि कहीं से हम निकाल के उसका हम लैब में भी यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ों को कैसे पता चला, तो सबसे पहले क्या हुआ था, बकनर 1897 में एंजाइम्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स, सबसे पहले इन्होंने एंजाइम के बारे में बताया था कि ये क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है
प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है, तभी इसका नाम पड़ा था बायो कैटलिस्ट। किसकी, ये कहाँ से आया था, लिविंग सेल से। एक चीज़ ध्यान देना कि पहले ये माना जाता था कि सपोज करो लोगों को आइडिया ये था कि एंजाइम खुद में एक सेल है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ गलती। खुद में एक सेल होने का मतलब उसके पास खुद का माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जाई बॉडी है, न्यूक्लियस है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं था। एंजाइम वाज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द लिविंग सेल्स। ये सबसे पहले कंफर्म किया था बकनर साहब ने 1897 में। उसके बाद वहाँ से स्ट्रक्चर तो क्लियर नहीं हुआ, वहाँ से बस इसका एग्जिस्टेंस पता चल गया कि ये एंजाइम क्या है एक्चुअली, ठीक। और अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूँ तो ऑर्गेनिक भी क्या होता है, प्रोटीन, और एंजाइम मिलके किससे बना हुआ, प्रोटीन किससे मिलके बना हुआ, अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड्स क्या है, दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। तो चाहे प्रोटीन कह लो चाहे ऑर्गेनिक सब्सटेंस कह लो, थिंग्स आर सिमिलर। नाउ समनर ने क्या किया था, सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया था। क्रिस्टलाइज का मतलब उसको सॉलिड फॉर्म में लेके आना। आपको ये पता है कि लिक्विड का भी क्रिस्टल बनता है तो वो सॉलिड फॉर्म में आता है। तो सॉलिड फॉर्म में आने से मतलब क्या होता है कि आप उसको किसी भी तरह से उसका मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है, आप उसको वे कर सकते हो, आप उससे आगे की रिएक्शंस लगा सकते हो कि उसको हैंडल करना आसान हो जाता है। क्रिस्टल का स्ट्रक्चर निकालना, डिटरमाइन करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो वो सबसे पहले किसने किया था, समनर ने, कि उन्होंने क्या क्रिस्टलाइज किया था एंजाइम यूरिएज को। दिस एंजाइम इज यूरिएज, एंड यूरिएज का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है कि वो यूरिया को, इसकी आपकी बॉडी में यूरिया भी बनता है, यूरिया को हाइड्रोलाइज करता है। हाइड्रोलाइज मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ब्रेक डाउन करके अमोनिया बनाता है, पर CO2 बनाता है, ठीक है। सबसे बड़ी एंजाइम की खास बात ऑब्जर्व करोगे आप कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो भी बहुत सिंपल होते हैं, और जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वही भी बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो समनर ने सबसे पहले एंजाइम को क्रिस्टलाइज किया टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट एंजाइम, एंड दैट एंजाइम वाज यूरिएज, ठीक है। तब तक वहाँ तक हमें स्ट्रक्चर नहीं पता चला था, हमने क्रिस्टलाइज करके मॉलिक्यूलर वेट और कई सारी रिएक्शंस उसका वेट निकालने की कोशिश की थी। उसके बाद स्टेन एंड मूरे की लैब में क्या हुआ था, केमिस्ट्री ऑफ राइबोन्यूक्लियस इज अगेन एन एंजाइम। देखो कहीं भी एंजाइम का अगर मैं ट्रिवियल नेम बताऊँ, ट्रिवियल नेम मीन्स होता है कॉमन नेम। तो कॉमन नेम क्या होता है एंजाइम का, एंजाइम जिस टाइप की रिएक्शन देता है। सपोज करो एंजाइम ने हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दी, ठीक है, हाइड्रोलिसिस तो जानते हो, ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो जिस टाइप की रिएक्शन देता है उसके बाद हम लगा देते हैं एज, तो उसका नाम हो जाएगा हाइड्रोलेज, ठीक है। तो ये है इसका ट्रिवियल नेम, यू कैन से कॉमन नेम किसी भी एंजाइम का कि किस टाइप की रिएक्शन करता है, प्लस उसके बाद अगर आप एज लगा देते हो, ASE, इट इंडिकेट्स कि आप एंजाइम की बात कर रहे हो, एंजाइम का नाम है ये एक्शन है, ये एंजाइम है, ठीक है। एज लगाने से उसके बाद में पता चलता है। तो राइबोन्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया, ये एंजाइम की बात हो रही है जो कि राइबोन्यूक्लिक एसिड में या यू कैन से RNA में पाई जाते हैं, ठीक है। तो स्टेन एंड मूरे की लैब में क्या हुआ था, केमिस्ट्री ऑफ राइबोन्यूक्लियस का डिटरमाइन किया गया। राइबोन्यूक्लियस भी एक एंजाइम था, और देखो अगर इन्होंने एक एंजाइम को क्रिस्टलाइज कर लिया था तो ये भी क्रिस्टलाइज कर सकते थे, मतलब एक आइडिया हो जाता है कि कैसे चीज़ों को क्रिस्टलाइज किया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया राइबोन्यूक्लियस का। बिकॉज अब देखना राइबोन्यूक्लियस भी आपका क्या है, ये भी एक तरह से आपका न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड है, तो इसमें से इन्होंने क्या किया कि इनमें डिड्यूसिंग इट्स अमीनो एसिड सीक्वेंस। सपोज करो कोई राइबोन्यूक्लियस एंजाइम है, और एंजाइम अगर है तो वो, सॉरी मैंने कहा था न्यूक्लिक एसिड, सॉरी, किसकी, अगर एंजाइम है तो वो किससे मिलके बना होगा, प्रोटीन से। तो प्रोटीन किससे मिलके बना होगा, अमीनो एसिड से। अब उन्होंने क्या किया था कि अमीनो एसिड्स भी तो 20 आपके पता है कि अब 20 नेचुरल अमीनो एसिड्स होते हैं, तो किस किस अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ है, उन्होंने ये चीज़ें डिटरमाइन की थी कि इसके अंदर कौन कौन से अमीनो एसिड्स है। देखो आपका हर स्टेप में थोड़ा थोड़ा उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चलते जा रहा है कि कैसे होगा। सबसे पहले आपने लिविंग के बारे में पता किया, उसके बाद आपने क्रिस्टलाइज करके सॉलिड पार्ट में लेके आए, अब उसके बाद उन्होंने राइबोन्यूक्लियस का अमीनो एसिड सीक्वेंस ही निकाली है कि कौन कौन से अमीनो एसिड से मिल के ये एंजाइम बना हुआ है, ठीक। नाउ मैरीफील्ड ने क्या किया, टोटल सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। फिर उन्होंने जब उनको पता चल गया कि इस अमीनो एसिड से मिल के बना हुआ है, तो लैब में उन्होंने क्या किया, अमीनो एसिड्स को जोड़ना शुरू कर दिया, जिसको आप कपलिंग रिएक्शन कहते हो कि एसिड और अमीन को जोड़ के एमाइड बॉन्ड जो बनाते हो, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इन्होंने टोटल सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, ठीक है, टोटल सिंथेसिस का मतलब जहाँ भी लिखा हो इसका मतलब ये भी मान के चलो कि इट इंडिकेट्स द नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेसिस। नेचुरल प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट नेचर का हो, जैसे एंजाइम इज। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, टोटल सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम। नाउ उसके बाद फिलिप्स ने एंजाइम का 3D स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया कि उसका
ऊपर नीचे आगे पीछे का मतलब ये हो गया कि अगर अमीनो एसिड्स हैं तो अमीनो एसिड्स आपको पता है कि कायरल कंपाउंड होते हैं। अगर कायरल कंपाउंड है तो कोई चीज़ एबव द प्लेन होगी, कोई बिलो द प्लेन होगा, ठीक है, कोई ऑन द प्लेन होगा। तो इसका मतलब उसका 3D स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना जरूरी होता है कि कौन किस तरह से इंटरेक्ट करेगा। तो वो काम किया था आपके फिलिप्स ने, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स कि आपका किस तरह से एंजाइम का प्रोसीड हुआ, कि वहाँ से क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो हमें फिलिप्स ने 3D स्ट्रक्चर बना के दे दिया था। इसका मतलब कि आपको एंजाइम्स के बारे में सारी चीज़ें डिटरमाइन हो गई थी कि वो कैसे इंटरेक्ट करेगा, क्या सॉलिड होगा, कौन कौन से सीक्वेंस होंगे। किसके अगर एक एंजाइम के बारे में पता कर लिया तो आप सबके बारे में पता कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा केमिकल नेचर के बारे में अगर हमें पता चल गया है कि इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन इज़ मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, तो हम पूरे अब उस टर्म्स की बात करते हैं जो कि एंजाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं। देखो, प्रोटीन मॉलिक्यूल लाइक एंजाइम इटसेल्फ इज़ ए ट्रू कैटलिस्ट, मतलब प्रोटीन, मैंने बोला था एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन भी खुद अपने आप में एक कैटलिस्ट है, एक एंजाइम, टोटली एक एंजाइम है। लेकिन कुछ समय के लिए क्या होता है, या किसी किसी एंजाइम में ये होता है कि वो प्रोटीन का मिलके बना तो हुआ है लेकिन वो उतना अच्छा एक्टिविटी शो नहीं कर पा रहा है, सिर्फ अगर जब तक प्रोटीन है। तो वो क्या करता है, अपने आप में किसी मेटल को इंसर्ट करवा लेता है या किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने पास अटैच करवा लेता है। उससे क्या होता है कि उसकी एंजाइम की एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कहा जाए तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एंजाइम जो है वो कैटलिस्ट, वो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर बना होगा। पूरा एंजाइम जो प्रोटीन का पार्ट होता है वो भी पूरा एज ए कैटलिस्ट का काम कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि टोटल प्रोटीनियस पार्ट में उतने एक्टिव नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, बाहर से कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक मेटल या ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने साथ जोड़ते हैं और तब उनकी एफिशिएंसी कैटलिस्ट की बढ़ जाती है, ठीक है। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज ए ट्रू कैटलिस्ट बट समटाइम्स प्रेजेंस ऑफ एडिशनल नॉन प्रोटीन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एडिशनल नॉन प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन खुद में कैटलिस्ट था लेकिन कुछ समटाइम्स के लिए क्या करते हैं, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर देयर फुल एक्सप्रेशन ऑफ देयर कैटालिटिक एक्शन, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोटीन था तो ये एक्शन नहीं कर रहे थे, बट फॉर देयर फुल एक्सप्रेशन, अच्छे से काम करने के लिए उन्होंने एडिशनल नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल के अपने साथ ऐड किया। अदर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है और या तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक। इस स्ट्रक्चर के बारे में भी बताता हूँ आपको, ठीक। तो आपको टोटल एंजाइम को, अब आप एंजाइम कह लो या उसको हम कह देते हैं होलो एंजाइम। किसकी, अगर मैं सिर्फ एंजाइम की बात करता हूँ, ध्यान से सुनना, तो एंजाइम का मतलब सिंपल हो गया, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन ओनली, बाकी कोई चीज़ नहीं है उसमें। इसलिए टर्म आया कि अगर कोई एंजाइम अपनी कैटालिटिक एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अगर किसी चीज़ को और को ऐड कर रहा है अपने साथ, तो आप उसको क्या बोलोगे, होलो एंजाइम। एंड दैट टू एंजाइम इज मेड अप ऑफ एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। अब नाउ इसको जब दोनों चीज़ देखो, एपो एंजाइम मतलब उसका क्या हो गया, प्रोटीनियस पार्ट, और कोफैक्टर क्या हो गया, नॉन प्रोटीनियस पार्ट। जब एंजाइम अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए दो चीज़ों को ऐड करता है तो आप उसको होलो एंजाइम कहते हो, ना कि एंजाइम कहते हो। एंजाइम इज सिंपली मेड अप ऑफ protein and holo enzyme is made up of protein plus non-protein part and that protein part is known as apo enzyme and non-protein part is known as cofactor। अब ये cofactor मैंने आपको ऑर्गेनिक भी हो सकता है और ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ऑर्गेनिक का मतलब सिंपल सा, अब ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में अपने विटामिन्स में बताया हुआ है, बी कॉम्प्लेक्सेस में, सी में, कि कौन कौन से इनके क्या होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं, ठीक है। कोएंजाइम्स का अलग, जैसे FAD है, NAD है, NADH है, मैंने कई सारे इसके अब आपका जब विटामिन करा रहा था तो उसमें बताया था कि दे एक एज ए कोफैक्टर। कोफैक्टर का मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एंजाइम के साथ अटैच होकर उनकी एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके ऑर्गेनिक्स और कुछ होंगे इनऑर्गेनिक, जिसको जो होगा आपका मेटल, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक पार्ट होगा, देखो कोफैक्टर वो था, दोनों को मिला के कोफैक्टर मतलब नॉन प्रोटीनियस पार्ट को अपने कोफैक्टर बोला। उसमें से ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वाले को आप बोलते हो को एंजाइम, ठीक है। पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोफैक्टर एंड को एंजाइम या कोफैक्टर या एक्टिवेटर। बताता हूँ आपको भी एक्टिवेटर के बारे में। तो कोफैक्टर क्या होगा, नॉन प्रोटीनियस पार्ट, एपोएंजाइम प्रोटीनियस पार्ट। इसमें से ऑर्गेनिक वाले को बोलोगे कोएंजाइम और जो इनऑर्गेनिक या मेटल होगा उसको बोलोगे क्या, एक्टिवेटर, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि ये सारे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं एंजाइम्स में, कि एक्टिवेटर क्या होता है, कोएंजाइम क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, एपोएंजाइम क्या होता है, होलो एंजाइम क्या होता है, ठीक है। तो इस एक्टिवेटर का मतलब आपने मेटल को यूज़ किया है। जैसे आपका कई सारे एंजाइम में आपको पता है कि ये होता है, जैसे कार्बोनिक डिहाइड्रोजिनेस में Zn होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, ठीक है।
नाउ प्रोस्थेटिक ग्रुप इज सिंपल, कुछ नहीं है, को फैक्टर विच इज टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम, मतलब को फैक्टर जो कि एपो एंजाइम से बाइंड करता है, मतलब आपको बताया था एक्टिविटी बढ़ाने के लिए ही, तो एक्टिविटी ही बढ़ाने के लिए तो ये को फैक्टर या नॉन प्रोटीन पार्ट्स एंजाइम करते हो, तो कभी कभी आप इसी को फैक्टर को क्या बोलते हो, प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब अब हम कब बोलते हैं, एक चीज़ ध्यान देना कि ये को फैक्टर क्या हो सकता है कि वो टाइटली भी बाउंड हो सकता है, लूजली भी बाउंड हो सकता है एपो एंजाइम से, क्योंकि वो सिर्फ एक्टिविटी को इन्हांस करने में हेल्प कर रहा है। तो जब ये चीज़ें टाइटली बाउंड हो जाती हैं उस एंजाइम से, तब आप उसको क्या बोलते हो, दिस इज़ द प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक, तो को फैक्टर ही है विच इज़ टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्या आप कंफ्यूज इससे मत होना कि यार ये भी जब को फैक्टर था इसको हमने प्रोस्थेटिक ग्रुप क्यों बोला, इसलिए किसकी जब ये को फैक्टर टाइटली बाउंड होगा, मतलब एक तरह से इन्होंने बहुत अच्छा सा कॉम्प्लेक्स बना लिया अपने बीच में, प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट के बीच में, देन यू विल से कि यार अब ये को फैक्टर ही नहीं, अब इसको आप प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलोगे, उसको अलग से नाम दे दोगे, बिकॉज इट इज़ नॉट टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। ठीक ना, सबस्ट्रेट मतलब एंजाइम जिस पे रिएक्शन करता है, किसके एंजाइम है तो किसी चीज़ को कैटेलाइज करेगा, तो जिस पे जाके ये रिएक्ट करेगा उसको आप क्या बोलोगे, सबस्ट्रेट। केमिकल सब्सटेंस इन विच एंजाइम विल एक्ट, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड मेक करेगा, यही काम करेगा, किसके एंजाइम इसी पे रिएक्ट करेगा, तो दिस इज नोन एज द सबस्ट्रेट। नाउ एक्टिव साइट भी इंपॉर्टेंट है। एक्टिव साइट का मतलब क्या होता है कि सपोज करो आपका रिएक्टेंट है और ये है आपका एंजाइम, ठीक है, तो ये एंजाइम ये रिएक्टेंट अगर आके एंजाइम पे अटैच होगा तो पूरे एंजाइम में तो अटैच होगा नहीं, कोई एक इसका पर्टिकुलर रीजन होगा एंजाइम का कि जहाँ पे ये सबस्ट्रेट आके अटैच होगा। अब सबस्ट्रेट मैं कह रहा हूँ तो वो जिस पे एंजाइम रिएक्ट करेगा, तो वो पार्ट एंजाइम का जहाँ पे सबस्ट्रेट आके रिएक्ट करता है, जहाँ पे रिएक्शन होती है, उसको आप क्या बोलते हो, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट का मतलब वो साइट में प्लेस होता है, वो साइट जहाँ पे एंजाइम एक्टिव होता है, जहाँ पे सबस्ट्रेट जाके अटैक करता है, जहाँ पे एंजाइम की रिएक्शन होती है, एंजाइम रिएक्ट करता है, एंजाइम के अंदर ही एक्टिव साइट होता है। ये ध्यान देना कि एक्टिव साइट कहाँ होगा, एंजाइम के अंदर होगा, जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होता है, सबस्ट्रेट पे रिएक्शन होती है, ठीक है, तो उस पार्ट ऑफ एंजाइम को बोलोगे क्या, दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। सपोज करो अगर एंजाइम इतना बड़ा है तो और यहीं पे सिर्फ सबस्ट्रेट आके अटैच हो रहा है, तो दिस विल बी द एक्टिव साइट ऑफ दैट एंजाइम। ठीक, ये एंजाइम यहीं से, ये बाकी जिसका पार्ट है जिससे एंजाइम बना हुआ तो है, ये पूरा है, लेकिन एक वही इतना पार्ट है जहाँ से एंजाइम रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, दिस इज एक्टिव साइट। तो पार्ट ऑफ एंजाइम वेयर ऑल द कैटालिटिक प्रोसेस अकर इज नोन एज एक्टिव साइट। नाउ ये एक्टिव साइट्स क्या होते हैं, अगेन एंजाइम है, मेड अप ऑफ प्रोटीन मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स के साइड चेन होंगे। अब वो साइड चेन क्या होते हैं कि अब देखो वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एंजाइम क्या करेगा, आने वाले सबस्ट्रेट को अपने पास बुलाएगा, उनको बाइंड करेगा, तभी तो रिएक्शन होगी, बाइंड करेगा पहली चीज़। दूसरी चीज़ बाइंड करने के बाद तब उस पर रिएक्शंस करेगा, मतलब अपने पास कैच क्या नाम है, तगड़े से उसको पकड़ेगा कि वो ऑब्वियसली बात है, ऐसा तो है होता नहीं कि रिएक्शंस होने से पहले बीच में निकल गया, तो सबसे पहले बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद रिएक्ट करेगा। तो आपके जो अमीनो एसिड्स के साइड चेन होते हैं वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। देखो एक होता है बाइंडिंग ग्रुप एक्टिव साइट में, दूसरा होगा कैटालिटिक ग्रुप। बाइंडिंग ग्रुप वो होगा जो कि एंजाइम्स में के एक्टिव साइट में साइड चेन्स होते हैं अमीनो एसिड्स के, वो क्या करेंगे, वो एंजाइम को वो सबस्ट्रेट को अपने पास लाके बाइंड कराएंगे। ये बाइंडिंग हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, मतलब अमीनो एसिड्स में किसकी, आपका ये बाइंडिंग ग्रुप मेडअप ऑफ, आगे बताया कि प्रोटीन मेडअप ऑफ एंजाइम मेडअप ऑफ प्रोटीन के होंगे आपके अमीनो एसिड्स की जो साइड चेन होती हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो आपका ये है NH2 है, CH है, COOH है, अगर यहाँ पे CH2OH है, मान के चलो यही इसी टाइप के कई सारे अमीनो एसिड्स हैं, तो इसका साइड चेन ये हो गया। तो अगर इस तरह का साइड चेन लगा रहेगा तो वो आने वाले सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, आने वाली चीज़ों को बाइंड करते हैं अपने पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कर सकते हैं, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन से। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे अगर सपोज करो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो उनके बीच में क्या वंडर वाल इंट्रैक्शन होगा या हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होगा, उससे बाइंड किया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हो गया, आप जैसे लिखते हो NH2 CH COOH और यहाँ पे मान के चलो आपका एस्पार्टिक एसिटेट वो अमीनो एसिड है, ठीक, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, किसकी एसिड है, तो अब ये नेगेटिव चार्ज और सपोज करो आपका जो सबस्ट्रेट आ रहा है उसमें अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से बाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे यहाँ पे एक्टिव साइट्स के अमीनो एसिड्स के साइड चेन सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं। ये पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं। बिकॉज पोलर कौन कौन से देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलर देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोलर देंगे, लेकिन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कौन देगा, नॉन पोलर देगा। जब ये बाइंड हो जाएंगे तो एक्टिव साइट उस पर एक्ट करेगा, उसको बोलते हो कैटालिटिक ग्रुप। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी क्या नाम है अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि कैटलिस्ट का काम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको बाइंडिंग का काम करते हैं। बट ये कैटालिटिक ग्रुप ऑलवेज पोलर होगा, ये ध्यान रखना। ठीक, नाउ अब आपका यहाँ पे आ गया कैटालिटिक एफिशिएंसी। कैटालिटिक एफिशिएंसी का मतलब ये है कि कैटलिस्ट आपका एफिशिएंसी क्लियर रखता है। एफिशिएंसी क्लियर का मतलब ये है कि आप कैटलिस्ट को ये नहीं कह सकते, कैटलिस्ट को आप एफिशिएंसी का मतलब यही हो गया कि जैसे सपोज करो आप खाना खाते हो, एक मील ये बोला जाता है कि अगर आप खाना खाते हो, अगर एक टाइम का भी मील है, तो अगर आप बिना एंजाइम रहे तो एंजाइम वो नहीं रहेगा, तो कम से कम उसी मील को डाइजेस्ट करने में आपको हज़ारों 100 साल लग सकते हैं। 1000 साल लग सकता है, या 100 साल लगता है, या 10 साल भी लग सकता है सिर्फ एक मील को डाइजेस्ट करने में। ध्यान से सुनना। लेकिन एंजाइम क्या करता है, उसी मील को 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में ही डाइजेस्ट कर देता है, 2 घंटे में डाइजेस्ट कर देता है। मतलब आप देख रहे हो जो चीज़ें 100 साल में या 1 साल में हो रही थी, वो चीज़ें आपको 1 या 2 घंटे में हो रही हैं। आप सोच सकते हो कि कैटलिस्ट की एफिशिएंसी क्या है, कितनी ज़्यादा है। जैसे आपके बॉडी में होता है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये ब्रेक डाउन होकर परऑक्साइड बनाता है। ये क्या होता है कि ये एक तरह से आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। मैंने इसी को बताया था कि इसकी ये क्या जनरेट करते हैं, रेडिकल। और रेडिकल जो होता है वो आपकी बॉडी में पूरे सेल्स को मारते रहता है, आपको सेल्स को मतलब क्या करता है, किल करते रहता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। तो अब देख लो, ये तुरंत परऑक्सीडेज करता है। अगर परऑक्सीडेज ना रहे तो आप समझो कि आप जो कोई होता है ना कि हम 50 साल जी रहे हैं, 60 साल जी रहे हैं, 70 साल जी रहे हैं, कोई 200 साल जी रहा है, जो आदमी नहीं जानवर हैं जो, तो उसमें क्या होता है कि ये सेल्स बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आपका क्या नाम है कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या कि ये OH में बनता है और OH सेल को बुढ़ा करने लगता है, ठीक है, मारने लगता है। तो ये देखो कि एंजाइम क्या करता है कि जैसे ही H2O2 बॉडी में बनता है, ये तुरंत इसको ब्रेक डाउन किस में कर देता है, H2O एंड O2 में। अगर यही चीज़ आप कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करोगे तो मतलब कैटलिस्ट के बिना करोगे तो आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करते हो तो देखो उसका रेट कितना रहता है। तो आपकी बॉडी में कितनी तेज़ी से ये रिएक्शंस कंट्रोल करता है H2O का। नहीं तो इंसान की लाइफ स्पेन बहुत ही कम हो, मतलब आपको जो 70-80 साल मिले हुए हैं उसके लाइफ स्पेन बहुत ही कम होगा। तो मेरे लिए तो एंजाइम इज़ लाइक ब्रह्मा विष्णु महेश, कि आपका क्रिएटर भी है, आपको पालनहार भी करता है और आपको डिस्ट्रॉय भी करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द एंजाइम कि ब्रह्मा विष्णु महेश है ये। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको 60-70 साल की ज़िंदगी देने में भी कौन हेल्प कर रहा है, आपको एंजाइम हेल्प कर रहा है। ठीक है, नाउ कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम इज एक्सप्रेस्ड। अब किसी का भी अगर इतना ज़्यादा एफिशिएंट है एंजाइम कि इतने अच्छे से काम कर रहा है, तो उसको हम एक नंबर से उससे बताते हैं कि इसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या है, कितनी है। जैसे अगर एंजाइम का कंपेयर करना हो तो किसी का ज़्यादा रहेगा, किसी का कम रहेगा, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम देते हैं टर्नओवर नंबर। ठीक है, कि अगर मैं कहूँ कि एंजाइम 2 एंजाइम ले लिया मैंने, सपोज एंजाइम A एंड एंजाइम B, तो इसको बोलूँगा कि आप बोलोगे इनमें से कौन सा अच्छा है, तो मैं खुद बताऊँगा कि जिसका टर्नओवर नंबर ज़्यादा रहेगा वो एंजाइम अच्छा है। अब इसका मतलब कि मैंने इसकी एफिशिएंसी को बताने के लिए जो टर्म यूज़ किया दैट वाज द टर्नओवर नंबर। एंड टर्नओवर नंबर क्या होता है वो अब देख लो। सपोज करो आपको मैंने एक एंजाइम ले लिया, 1 मोल का एंजाइम ले लिया, ठीक है, कोई भी एंजाइम हो गया 1 मोल, और इस एंजाइम को मैंने एक टाइम दे दिया 1 यूनिट टाइम, मतलब मैंने दे दिया 1 सेकेंड दे दिया या 1 मिनट मान लो आप। ठीक है, 1 मोल मैंने एंजाइम ले लिया, गाइस ध्यान से सुनना, और 1 मिनट मैंने टाइम दे दिया। ठीक है, अब एंजाइम का क्या है कि 1 मिनट में ये कोई सा भी रिएक्टेंट मान लो R, उसको बनना है प्रोडक्ट में, तो कितना रिएक्टेंट 1 मोल एंजाइम से प्रोडक्ट में बदलता है सिर्फ 1 मिनट में, ये उसके टर्नओवर नंबर को बताता है। ठीक, ध्यान से सुना, अगर मैं कहूँ कि 1 मोल एंजाइम है, सिर्फ 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल एंजाइम, आपकी मर्जी है जिससे भी कर लो, लेकिन 1 मोल अगर केमिस्ट्री की बात करो तो 1 मोल एंजाइम मान के चलो, 1 मोल एंजाइम है और एंजाइम को दिया क्या है, सिर्फ 1 मिनट। अब इसने क्या किया, 1 मोल एंजाइम ने 1 मिनट में तकरीबन मान के चलो 100 को प्रोडक्ट में बदल दिया, तो इसका टर्नओवर नंबर क्या हो गया, 100। दूसरा कोई एंजाइम, उसका भी 1 मोल लेता हूँ, या सबस्ट्रेट अलग कर दो, एंजाइम सेम रखो, सबस्ट्रेट अलग कर दो, मिनट सेम, मिनट आपका टाइम फिक्स रहेगा 1 मिनट,
उसने क्या किया, 50 को ही बदला, तो टर्नओवर नंबर किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा। तो एंजाइम ज़्यादा अच्छा कौन है, ये अच्छा है। तो टर्नओवर नंबर सिंपली ये बताता है कि एंजाइम कितना एफिशिएंट है। देखो, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म मतलब बदल जाता है इन 1 यूनिट ऑफ टाइम। 1 यूनिट ऑफ टाइम का मतलब या तो 1 मिनट में या 1 सेकेंड में कितना वो रिएक्शन करता है 1 यूनिट टाइम बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम, मतलब एक मॉलिक्यूल एंजाइम 1 यूनिट टाइम में कितने सबस्ट्रेट को बदलता है, ठीक है ना, अंदर ऑप्टिमल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसी को आप बोलते हो टर्नओवर नंबर, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, टर्नओवर नंबर इज सिंपल कि पर यूनिट टाइम में एक मोल एंजाइम जितने भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलता है इज नोन एज इट्स टर्नओवर नंबर, ठीक है। तो आपको एंजाइम की एफिशिएंसी बताने के लिए उसके टर्नओवर नंबर के बारे में बात करना पड़ेगा, तो जिसका जितना ज़्यादा टर्नओवर नंबर रहेगा एंजाइम उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा। नाउ स्पेसिफिसिटी ऑफ एक्शन, ठीक है ना, कि एंजाइम इतना स्पेसिफिक कैसे होता है। अब स्पेसिफिक एंजाइम होता है 2 टर्म में। 2 टर्म का मतलब ये हो गया कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर विथ सबस्ट्रेट दे एक्ट अपॉन, मतलब जिस सबस्ट्रेट पे रिएक्शंस करते हैं, ऐसा नहीं कि एक एंजाइम है किसी से भी उसकी कोई से भी रिएक्शन करवा लो, ऐसा नहीं होगा। जैसे मान के चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपके रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कि अगर वो एक एल्डिहाइड पे रिएक्शन करता है तो वो एल्डिहाइड पे रिएक्शन करेगा, कीटोन पे नहीं करेगा। उसी तरह से एंजाइम है कि ये स्पेसिफिक होता है कि उसको किस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करना है, हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो देख लो कितना ज़्यादा स्पेसिफिक है ये। सेकेंड स्पेसिफिक है टाइप ऑफ रिएक्शंस, काइंड ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज। मान के चलो यही है कि अगर एंजाइम ने, एक तो देखो 2 चीज़ें हो गई, सबस्ट्रेट का मतलब सपोज करो कि अगर मुझे एल्डिहाइड और कीटोन में चूज़ करना था तो मैंने क्या चूज़ कर लिया, एल्डिहाइड, ठीक। तो ये मेरा हो गया सबस्ट्रेट जो कि स्पेसिफिक है, तो मैंने इन दोनों में से कौन सा स्पेसिफाई किया, एल्डिहाइड पे। अब टाइप ऑफ रिएक्शन मुझे क्या स्पेसिफाई करना है, इसका मैं ऑक्सीडेशन भी कर सकता हूँ, रिडक्शन भी कर सकता हूँ, दोनों चीज़ें तो कर सकता हूँ मैं, लेकिन इसका रिएक्शन भी स्पेसिफिक है कि अगर मैं करूँगा तो ऑक्सीडेशन ही करूँगा। तो मतलब एंजाइम ने क्या किया, वो स्पेसिफाई हो गया कि मैं ये करूँगा, मतलब इसमें इन दोनों में से सिर्फ एक ही पे रिएक्शन करेगा हमेशा, तो एल्डिहाइड पे, और एल्डिहाइड पे करेगा तो ऑक्सीडेशन ही करेगा, रिडक्शन नहीं करेगा। मतलब उसने अपनी रिएक्शन भी स्पेसिफाई कर दिया और सबस्ट्रेट भी स्पेसिफाई कर दिया। इसी को बोलते हो आप स्पेसिफिसिटी एक्शन ऑफ द एंजाइम, कि ये इतना ज़्यादा स्पेसिफिक होता है सबस्ट्रेट को लेकर भी और उस सबस्ट्रेट पे कौन सी रिएक्शन करानी है उसको भी लेके। अब देखो, यही आपका एंजाइम का स्पेसिफिक नेचर होता है। वो किसी किसी में बहुत वीक होता है, किसी किसी में मॉडरेट होता है और किसी किसी में बहुत स्ट्रांग होता है। अब देखो, इट इन्वॉल्व स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट टू द एंजाइम। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से वो एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है। अब मैंने जो आपको पिछले क्लास में बताया था कि प्रोस्थेटिक ग्रुप तो वो होते हैं जो टाइटली बाउंड करते हैं। अब अगर लो है तो इसका मतलब उसने बहुत अच्छे से बाइंड नहीं किया हुआ है। लो जो आपने एक्टिव साइट में पढ़ा था, तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि अगर अच्छे से बाइंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे कौन सा इंट्रैक्शन हो सकता है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन हो सकता है। जो बहुत अच्छे से बाइंड करेगा वो कह सकते हो वहाँ पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन हो सकता है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन हो सकता है। तो बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है और वेलोसिटी ऑफ द कैटलाइज रिएक्शन की, जितना ज़्यादा अच्छे से बाइंडिंग होगा उतना ज़्यादा अच्छा से एंजाइम रिएक्ट करेगा, ठीक है। इट वेरीज फ्रॉम एंजाइम टू एंजाइम। वेरी लो जो सबसे कम वाला होगा, हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देख लो, पेप्टाइड, फॉस्फेट, एस्टर, सारी जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, डाइजेस्टिव जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं, प्रोटीन, फैट, विटामिन को, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में, वो बहुत ही वेरी लो होते हैं, मतलब उनकी स्पेसिफिक बहुत ही कम होती है। क्यों, रीज़न है इसका, किसकी इनमें देखो कैसा है, या तो एमाइड पेप्टाइड, मतलब या तो एमाइड बॉन्ड होगा या तो एस्टर बॉन्ड होगा, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड ऐसे हैं कि ये इजीली ब्रेक डाउन हो सकते हैं हाइड्रोलिसिस के बाद। इसलिए क्या होता है कि ये बहुत ही कम स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होते हैं, बिकॉज इनका बाइंडिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो आते हैं वेरी लो स्पेसिफिसिटी में। उसके बाद इंटरमीडिएट एंजाइम का मतलब कि जो ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। ग्रुप स्पेसिफिक का मतलब ये हो गया कि वो पर्टिकुलर एक ग्रुप पे ही काम करेंगे, दूसरे ग्रुप पे नहीं काम करेंगे। जैसे आपका कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए पढ़ा होगा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए क्या करता है, ये जैसे अमीनो एसिड्स है NH2 CH2 COO, उसके बाद फिर से अमीनो एसिड्स का चेन होगा, तो ये क्या करता है, अमीनो एसिड्स को तोड़ेगा तो सही, लेकिन किस साइड से तोड़ेगा, जिधर से आपका सी टर्मिनल से, ये एन टर्मिनल हो गया, ये सी टर्मिनल हो गया, तो अमीनो एसिड्स को सी टर्मिनल से तोड़ेगा। तो देख रहे हो, ये ग्रुप स्पेसिफिक हो गया कि मुझे करना है तो सी टर्मिनल से, तो इससे तो ज़्यादा है ये। या हेक्सोकाइनेज, ये क्या करता है, फास्फोराइलेशन ऑफ डी हेक्सोस, मतलब ग्रुप का ट्रांसफर कर रहा है तो सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करेगा और किसी ग्रुप का ट्रांसफर नहीं करेगा।
तो ये बोलते हो आप इंटरमीडिएट टाइप्स की स्पेसिफिक कंपाउंड्स वो एक्शंस। दूसरा होता है एब्सोल्यूट, यू कैन से स्ट्रॉन्ग। ठीक, ये क्या करता है, इसका काम फिक्स है कि दुनिया में कहीं भी रहेगा ये वहीं। देखो हेक्सोकाइनेस का मैंने इसलिए बोला, हेक्सोकाइनेस क्या करेगा, इसका काम है फास्फोरस का ट्रांसफ़र करना। ये फास्फोरस का ट्रांसफ़र किसी भी कंपाउंड में कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेक्सोस में ही करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, काइनेज जहाँ पे लगाओ, यहाँ पे हेक्सोस मतलब तो हो गया कि हेक्सो के लिए कर रहा है, लेकिन अगर काइनेज लगा हुआ है, काइनेज का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ फास्फोरस। ठीक है, तो फास्फोरस का ट्रांसफ़र यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको लिख दूँ पेंटो काइनेज, तो मतलब 5 मेंबर रिंग में ये यहाँ फास्फेट का ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसलिए इतना स्पेसिफिक नहीं है जितना ये स्पेसिफिक है। जैसे ये क्या करते हैं, यूरिएस, इसका मतलब कि ये ज़िंदगी भर सिर्फ किस पे काम करेगा, यूरिया पे ही काम करेगा और किसी पे काम नहीं करेगा। पर ऑक्सीडेज ये ज़िंदगी भर H2O2 को ही तोड़ेगा, बाकी इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होगा। तो ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब कि ये जिस अमीनो एसिड से मिल के बने होते हैं उनके बीच में इंट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होगा। इंट्रैक्शन स्ट्रांग होने का मतलब ये हो गया कि इनके में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, इनके में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन हो सकता है। और कुछ एंजाइम स्टीरियो स्पेसिफिक भी होते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब कि अगर D है तो D को ही रिएक्ट करेगा, L के ऊपर कोई एक्शन नहीं करेगा। ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द उसके बाद आपका आ गया इमेल फिशर। ये स्पेसिफिक एंजाइम क्यों होते हैं, ये कब डिपेंड करता है कि एंजाइम इतना स्पेसिफिक क्यों है, ये डिपेंड करता है इनके दो थ्योरी पे। ये थ्योरी है तो बहुत बड़ी थ्योरी, बहुत बार पूछा भी गया है, लेकिन मैं आपको एक ही टर्म में बताऊंगा। एक होता है लॉ एंड की थ्योरी, एक होता है इंड्यूस फिट थ्योरी। ठीक है, लॉ एंड की थ्योरी का ऑब्वियस सी बात है कि एंजाइम है, आपको पता है कि जैसे ताला है, ताला अगर आपका एंजाइम है, मान के चलो जो आपका होल पार्ट होता है ताले में जहाँ पे आप चाबी लगाते हो वही उसका एक्टिव साइट है, बाकी पूरा ताला एक तरह से एंजाइम है। ठीक है, तो वो एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब आपका अगर कोई सबस्ट्रेट आ रहा है, मतलब चाबी आ रही है, तो वो कहाँ पे जानी है, ताले पे जानी है। अब दूसरे टाइप का कोई भी चाबी तो उस पर फिट नहीं हो सकता, जिस अकॉर्डिंग आपका ताला होगा उसी अकॉर्डिंग आपकी चाबी फिट होगी। ठीक, तो यही होता है आपका लॉक एंड की थ्योरी, इसलिए वो इतना स्पेसिफिक होता है कि हर ताले के लिए एक चाबी बनी होती है, उसी तरह से हर एंजाइम का एक सबस्ट्रेट होता है। तो दिस इज नोन एज लॉक एंड की थ्योरी। अब ये क्या होता है कि कभी कभी इसकी एकदम पूरी तरह से ताला नहीं है, आपको एक्टिव साइट का तो पता होना चाहिए कि जिस तरह से एक्टिव साइट है उसी तरह से एंजाइम जाएगा। दूसरा क्या, इंड्यूस फिट मॉडल, मतलब ये अपने आप को कभी कभी क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं मेड अप ऑफ प्रोटीन एंजाइम्स, तो ये क्या करते हैं अपने आप को थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल बनाते हैं कि वो उसमें जाके फिट हो जाए। ये फिट उसी तरह से है जैसे आपने ग्लव्स देखे होंगे। ठीक, ग्लव्स आते हैं 5 नंबर के आते हैं, 6 नंबर के आते हैं, 7 नंबर के आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके हाथ के पंजे 5, 6, 7 हों, 5.5 भी हो सकता है, 6.5 भी हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, 6.5 है तो या तो 6 का ट्राई करते हो या 7 का ट्राई करते हो। 6.5 का तो अगर नहीं आता है तो आप क्या करते हो, उसमें अपने हाथ को, ठीक है, तो अब उसी तरह से है कि अपने आप को थोड़ा फिट करते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जो अंगूठे वाला ग्लव्स का हिस्सा है उसमें आप अपनी ये दूसरी वाली उंगली नहीं डाल सकते, अंगूठे वाले में आपको अंगूठा ही डालना पड़ेगा। तो ये उसी तरह है कि ये अंगूठे के लिए वो वाला चीज़ स्पेसिफिक हो गया। ठीक, लेकिन थोड़ा बहुत आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो, जिसकी आपको थोड़ा बहुत जैसे कि एकदम साइज़ का नहीं है तो आप उसमें अपने आप को फिट कर सकते हो, थोड़ा बहुत बड़ा छोटा तो कर सकते हो एडजस्ट, लेकिन अंगूठे वाले में आपको अंगूठा ही डालना पड़ेगा, लास्ट वाली उंगली में आपको लास्ट वाला ही डालना पड़ेगा। तो ये यही होता है आपका स्पेसिफिसिटी। लॉक एंड की थ्योरी का मतलब हो गया अंगूठे के अंदर अंगूठा, ठीक है, जिस उंगली के अंदर उस उंगली में ग्लव्स में जाना है। और इंड्यूस फिट मॉडल को हो गया कि आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। दिस इज अबाउट द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम की इसी दोनों थ्योरी पे ये काम करते हैं। ठीक, नाउ द लास्ट टॉपिक इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम फॉर द टुडे क्लास, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कॉमन नेम मैंने आपको बता दिया था कि टाइप ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज, उसके लास्ट में एज लगा देते हैं, ये होता है कॉमन नेम। लेकिन आईपीसी नेम क्या है, ये इनके बेसिस पर डिपेंड करता है कि ये किस टाइप की रिएक्शन शो कर रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये 6 क्लास के जो एंजाइम होंगे इनका सीक्वेंस सेम रहेगा, आप इनका सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते हो। इट मीन्स कि अगर 1 नंबर वाला ऑक्सीडोरिडक्टेज है तो वो ज़िंदगी भर 1 नंबर पे ही रहेगा, उसको आप तीसरा चौथा नंबर नहीं बना सकते हो। ठीक, शुरू करता हूँ, इसको जल्दी से कवर करूँगा। ऑक्सीडोरिडक्टेज का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, इसी को आप रिडॉक्स रिडक्शन भी बोलते हो। ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी पता है, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, यही तो होता है। इस टाइप की जो भी रिएक्शंस होगी आपके रिएक्शंस में उसको होगा ऑक्सीडोरिडक्टेज। अब मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था जब विटामिन बी करा रहा था तो NADH, ठीक है, FADH मैंने बताया था, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं। इसका मतलब कि वो कोएंजाइम किस में हेल्प करते हैं,
ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। तो जो इस टाइप की रिएक्शंस होगी अपनी बॉडी में उसको बोलोगे ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब एग्जांपल देखो, इथेनॉल है, आपने क्या लिया Na+, ठीक है। अब अगर प्लस है तो आपको सिंपल सा एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, ये, ठीक। तो या तो एक चीज़ और कर सकते हो इलेक्ट्रॉन के टर्म में, ठीक। नहीं तो आप अगर हाइड्रोजन के टर्म में देखो तो Na किस में चेंज हो रहा है, NaDH में। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब अगर हाइड्रोजन NAD किस में चेंज हो रहा है, NADH में, तो हाइड्रोजन एक इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। दूसरा फिर क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का ये तो आपको सिंपल से दिख रहा होगा कि एल्कोहल का अगर एल्डिहाइड बनता है तो ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। तो एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये आपका रिड्यूस हो रहा है। तो ये एंजाइम जो हो रहा है वो दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एक साथ दे रही है। अब इसका आईपीसी नेम कैसे होता है, ध्यान देना। आईपीसी नेम इसका यूज़ करते हैं या तो दोनों रिएक्टेंट जो काम कर रहे हो उन दोनों रिएक्टेंट का नाम लिख लेते हैं, या तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का भी नाम लिखा रहता है कि एक रिएक्टेंट का एक प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं और उसके लास्ट में लगा देते हैं कि कौन सा टाइप का रिएक्शन है विथ एज, ये उसका होता है आईपीसी नेम। जैसे एल्कोहल NAD, एल्कोहल डॉट NAD ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये हो गया इसका आईपीसी नेम। इसका कॉमन नेम क्या होगा, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। तो देखो यहाँ से ये पता नहीं चलता कि एक्चुअली किसके किसके बीच में हुआ है, लेकिन ये नाम बता देता है कि एल्कोहल NAD के बीच में क्या हुआ, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक। नाउ सेकेंड इज ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज मीन्स ट्रांसफर ऑफ द ग्रुप फ्रॉम वन टू अनदर। आपने केमिकल ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर में कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, अमीनो हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, एसाइल हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है। जैसे अभी मैंने बताया था हेक्सोकाइनेज, काइनेज जहाँ रहेगा किसका ट्रांसफर करता है, फॉस्फेट का। ये भी सारा मैंने आपको विटामिन में कवर किया हुआ है कि कौन सा ग्रुप किसको ट्रांसफर करता है, ठीक। यहाँ पे भी देख लो। अब क्या हो गया, ATP है, डी हेक्सोज है। डी हेक्सोज का मतलब सिंपल सा आपका OH लास्ट में राइट साइड में है और हेक्सोज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हेक्सोज किस में बदल रहा है, डी हेक्सोज 6 फॉस्फेट में, और ATP किस में चेंज हो गया, ADP में। मतलब यहाँ का एक फास्फोरस उठ के यहाँ आ गया, मतलब एक ग्रुप का ट्रांसफर हो गया। ये फास्फोरस डोनर हो गया, ये फास्फोरस एक्सेप्टर हो गया। तो जब ग्रुप का ट्रांसफर हो सकता है तो आप उसको बोलते हो ट्रांसफेरेज। ये है एंजाइम कौन कौन सा, देखो ATP मैंने बोला था या तो दोनों इसका नाम लिखते हैं, दोनों रिएक्टेंट का नाम लिखते हैं, या तो रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट का नाम, प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं। यहाँ पे देखो ATP, यहाँ से ऊपर से क्या है, ATP ने किसको ट्रांसफ़र किया, डी हेक्सोज 6 फॉस्फेट, जो इसका मेन प्रोडक्ट है। तो इसका नाम क्या हो गया, ATP डी हेक्सोज 6 फॉस्फेट। और इसका क्या नाम है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीडो रिडक्टेज लिखा था लास्ट में, यहाँ पे क्या लिख दोगे, ट्रांसफेरेज। तो ATP डी हेक्सोज फॉस्फेट ट्रांसफेरेज, इसी का कॉमन नेम है हेक्सोकाइनेज, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज का मतलब सिंपली है कि ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ब्रेक डाउन इनटू सिंपल वन बाय यूजिंग H2O मॉलिक्यूल, मोस्टली डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो इसमें इस टाइप के रिएक्शन देते हैं कि उन्हीं को सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन को तोड़ना होता है। इसमें देखो एमाइलेज है, एमाइलेज किसके लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है। सुक्रोज भी इसी के लिए, लाइपोज किसके लिए होता है, फैट के लिए, लाइपेज, ठीक है। किसके लिए, लिपोफिलिक, आपने सुना होगा, लिपो मीन्स फैट, एमाइलेज सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो अब इसमें क्या था, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या था, CH2 CH2, ये OHH होता है, तब इसको बोलते हो ग्लिसरॉल। लेकिन ये एसाइल हो गया, OAC, ये हो गया आपका ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ग्लिसरिक एसिड का तीनों ट्राइसाइल हो गया। अब इसको हाइड्रोलेज करना है। हाइड्रोलेज में देखना बचा क्या, दूसरे पोजीशन पे 1 2 3 है, ये 2 के बाद दूसरे पोजीशन पे मोनोएसाइल, मतलब ये एसाइल ग्रुप निकल गया और ये एसाइल ग्रुप निकल गया, सिर्फ ये वाला बचा। तो आप कह सकते हो CH2OH, CHOAC, CH2OH, ये ग्रुप बचा। इसके बाद हाइड्रोलाइज होने के बाद तो 2 मोनोएसाइल ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड, ये दोनों मिलके क्या बना लिए, फैटी एसिड। 2 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के निकल गए। तो जब आप वाटर के साथ इसको हाइड्रोलाइज करते हो तो आपको मिलता है, इस एंजाइम को बोलते हो हाइड्रोलेज एंजाइम। अब देखना इसका नाम क्या है आपका, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, यहाँ से आ गया। ऊपर से यहाँ पे क्या है, कितने एसाइल ग्रुप बचे, एक बचा, तो इसी का नाम क्या हो गया, मोनोएसाइल लिख लो या तो लिख लो एसाइल हाइड्रोलेज, ठीक है। तो ये हो गया ट्राइग्लिसरॉल एसाइल हाइड्रोलेज, ट्राइग्लिसरॉल, इसका एक एसाइल ग्रुप बचा तो एसाइल हाइड्रोलेज। ये इसी को बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, पैनक्रियाटिक लाइपेज,
ठीक है। लाइपेज किस लिए, किसने फैटी एसिड को अलग किया है, ठीक है। और कहाँ से, मैंने बोला था डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपके होते हैं कौन से, लीवर है, ठीक है, पैनक्रियाज हैं, ये सारे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। फोर्थ वन इज लाइज। लाइज मीन्स एलिमिनेशन ऑफ केमिकल ग्रुप विदाउट हाइड्रोलिसिस। देखो यहाँ पे भी ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ भी ब्रेक डाउन होगा, लेकिन यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ वाटर हो रहा था, यहाँ पे विदाउट हेल्प ऑफ वाटर होगा। और आपको पता है जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ये आपको पता है, ठीक। देखो डी फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। डी फ्रुक्टोज का मतलब आपको पता है फ्रुक्टोज 6 मेंबर रिंग है, उसके पहले और 6 पोजीशन पे क्या बना हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, डी ग्लाइसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक तरह से ये बस मान के चलो आपकी ये जब ब्रेक डाउन होगा तो एक तो यहाँ पे कोई चीज़ वाटर नहीं लेगी और ऊपर से दूसरा जो भी बनेगा एक ऐसा ग्रुप बनेगा जिसमें डबल बॉन्ड हो, जिसकी वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह के कि लाइज मीन्स ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर पार्ट विदाउट द हेल्प ऑफ वाटर एंड फॉर्म ए डबल बॉन्ड इज नोन एज लाइज। अब इसमें देखो एंजाइम का नाम क्या होगा, डी फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, और यहाँ पे क्या मिला है, ये लगा दोगे आप, डी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट लाइज। इस एंजाइम का ये नाम होगा। इसका कॉमन नेम क्या है, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट एल्डोज, ठीक है। कॉमन नेम की जरूरत नहीं है आपको, जब रिएक्शंस देख रहे हो सामने है तो आप इसी से याद रखना, ठीक है। इस तरह से एंजाइम का नाम ऐसे पूछा नहीं जाता है, डी फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट डी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेटेज। लेकिन आप जब कभी मेटाबॉलिज्म पढ़ते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि आपको इतने बड़े बड़े एंजाइम का नाम मिलता है तो आप घबरा जाते हो, लेकिन आपको वहाँ से पता हो जाना चाहिए कि हाँ ये इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है, तो आपको याद करने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी आपको। फिफ्थ है आइसोमरेज। आइसोमरेज मतलब आइसोमराइज करेगा। आइसोमराइज मतलब आर को एस बदल सकता है, ईपीमर मतलब पहले कार्बन पे जो चेंज होता है उसको बदल सकता है, उसको बोलते हो एनामर, ईपीमर कर सकता है, मतलब ये क्या करता है, आइसोमराइज करता है चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, मतलब यहाँ पे किस फॉर्म में है, एल्डिहाइड के बाद में यहाँ पे क्या हो गया, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, यहाँ पे किस फॉर्म में होगा, एसीटोन के फॉर्म में। तो आपका एक तरह से देख रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ भी एक तरह से आप कह सकते हो जैसे वो चेंज नहीं होता था, आपने जब आइसोमर पढ़ा होगा तो फंक्शनल ग्रुप की आपका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो ये उस टाइप का हो गया कि एल्डिहाइड किस में चेंज हो गया, एसीटोन में। तो इस तरह के आइसोमराइज टाइप की रिएक्शंस होते हैं कि सब चीज़ सेम रहेगा, बस एक फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, या एक रेशमिक OH राइट साइड में तो हो सकता है OH लेफ्ट साइड में चला जाए, ईपीमर कार्बन नंबर 2 पे है तो हो सकता है पी नंबर कार्बन नंबर 4 पे हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप के चेंज को आप क्या बोलोगे, आइसोमरेज, ठीक। इसका एग्जांपल देख लो, 3 डी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कीटोल। देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सी है एंड एसीटोन है, तो हाइड्रोक्सी को क्या बोलते हो, ऑल, एसीटोन को क्या बोलते हो, कीटोन। तो ये हो गया कीटोल आइसोमरेज, ठीक है। इसका नाम क्या है, ट्रिवियल नेम या कॉमन नेम, ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज, बट नाम वैसे है डी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कीटोल आइसोमरेज। एंड द लास्ट वन इज लाइगेज। लाइगेज क्या होता है, ज्वाइन टुगेदर, अभी तक आप सबको तोड़ते आए थे, नाउ ज्वाइन टुगेदर 2 मॉलिक्यूल एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी जनरेटेड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी आपको क्या है कि सपोज करो किसी चीज़ को ब्रेक डाउन कर रहे हो तो उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को यूज़ करके किसी 2 मॉलिक्यूल को जोड़ने को आप क्या बोलते हो, लाइगेज। एग्जाम्पल इस जैसे ये आपको पता है एनर्जी का मॉलिक्यूल तो ये है, तो इसका मतलब कि इसके जो पास बहुत ज़्यादा एनर्जी में होगी, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, ATP इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसमें अपने लिए सपोज करो एल ल्यूसीन अमीनो एसिड है एंड tRNA। अब ये क्या करेगा, ये मैंने बोला था एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी जनरेटेड बाय द हाई एनर्जी बॉन्ड। तो एनर्जी जनरेटेड बाय मतलब अगर ये आगे टूटा किसमें, AMP में, ट्राईफॉस्फेट था मोनोफॉस्फेट हो गया, तो इसके 2 PI 2 फॉस्फेट ग्रुप अलग हुए। फॉस्फेट ग्रुप बोला जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाले बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तभी तो ATP इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज़ द सोर्स ऑफ ATP इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी यूज़ करके हमने क्या किया, ल्यूसीन एंड tRNA को यहाँ पे बाइंड करा दिया। गाइज ये ध्यान देना, अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये भी तो ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये हाइड्रोलेस क्यों नहीं है, और यहाँ पे अगर
फास्फोरस ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन फास्फोरस ट्रांसफ़र तो हो रहा है, लेकिन फास्फोरस वो ट्रांसफ़र होकर कहीं पे अटैच नहीं हो रहा है, वो अलग से पायरोफॉस्फेट बना रहा है। पायरोफॉस्फेट मैंने बताया था कि जब दो फास्फोरस एक साथ बनाते हैं तो उसको बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। तो जो मैंने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल निकाला था, ये पायरोफॉस्फेट अलग हो गया इस ATP से, AMP अलग, पायरोफॉस्फेट अलग, और इन दोनों के साथ जो एनर्जी रिलीज हुई थी उस एनर्जी को यूज़ करके ये दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, इसको बोलते हो लाइगेज। ठीक, ये एंजाइम का नाम क्या होगा ये देख लो, एल-ल्यूसीन tRNA, एल-ल्यूसीन tRNA लाइगेज। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा एल-ल्यूसीन tRNA लाइगेज। वैसे है आइसोल्यूसाइल tRNA सिंथेटेज, दिस वन इज इट्स IPC नेम। अब ये मैंने बता दिया कि जो 6 हैं, 6 के 6 आपकी एक लाइन में रहेंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आपको किसी को ऊपर नीचे नहीं करना है। कि इसकी एंजाइम को हम 4 कोड से जनरेट करते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका एक एग्जांपल है, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये 4 कोड का मतलब क्या है। जो सबसे पहला कोड है वो ये बताता है कि टू विच क्लास, विच ऑफ 6, जो अपने 6 में डिवाइड किया एंजाइम को क्लास में, कि किस में करता है। अगर किसी का 3 है तो पहला वाला क्या बताता है, पहला वाला ही बताता है, ये वाला 1 2 3 4 है, देख लो डॉट के बाद 1 2 3 4। अब आपको जो एंजाइम मिलेंगे ना रिसर्च में जो होता है, वो एंजाइम का नाम ये लिखा रहता है, इससे आपको पता लगाना होता है कि कौन सा एंजाइम है। तो ये पहला वाला क्या इंडिकेट करता है कि अब आप देख लो, पहले वाला तीसरा है, तीसरा आपका क्या था, हाइड्रोलेज। तो मतलब यहीं से आप देख के बता सकते हो कि मैं किस एंजाइम की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोलेज एंजाइम की। EC का मतलब एंजाइम कमीशन। ठीक है, एंजाइम कमीशन इज EC। ये है आपका 3, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हाइड्रोलेज एंजाइम की बात कर रहा हूँ, ये किसी हाइड्रोलेज एंजाइम की बात कर रहा है। सेकेंड वाला है सब क्लास। हाइड्रोलेज में से क्या होता है, हाइड्रोलेज क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन ईजिली किसको कर सकता है, एमाइड बॉन्ड को कर सकता है, एस्टर बॉन्ड को कर सकता है, ठीक है, फॉस्फेट बॉन्ड को कर सकता है, ये इजिली हाइड्रोलाइज कर सकता है। ठीक है, तो अब देखो, अगर वो एमाइड बॉन्ड को करेगा तो उसका एक अलग कोड होगा, एस्टर बॉन्ड को करेगा तो अलग कोड होगा, फॉस्फेट बॉन्ड को करेगा तो अलग कोड होगा। तो ये इसका होता है कि उस क्लास में हाइड्रोलेज हो गया, हाइड्रोलेज का कौन सा क्लास है, किसको कर रहा है, तो ये देखो ये आता है चौथे नंबर पे, और वो चौथा नंबर इंडिकेट करता है वो किसको तोड़ता है, एमाइड बॉन्ड को। तो मतलब चौथे पे जो आता है, आपको उसको डिवाइड किया गया है कि हाइड्रोलेज किसको किसको कर सकता है, उसमें से चौथे नंबर पे आता है एमाइड बॉन्ड। तो इसका मतलब अगर 4 लिखा हुआ है तो हमें इंडिकेट वहाँ पे, ये इसका पूरा सीरीज़ है, मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो वो वहाँ पे आप समझ जाओगे कि चौथा नंबर मतलब वो एमाइड बॉन्ड के लिए है। उसके बाद सब क्लास के बाद जो तीसरा आता है उसका आता है सब क्लास। ठीक है ना, सब क्लास तो ये हो गया। सब क्लास का मतलब उसमें से भी अगर एमाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर रहा है तो ये मतलब प्रोटीन ही तो होगा, ये प्रोटीन होगा तो उसमें कई सारे एमाइड बॉन्ड होंगे। ठीक है, अब कई सारे एमाइड बॉन्ड होंगे तो उसमें एक तो ये होगा ना, एक C टर्मिनल होगा, एक N टर्मिनल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर होता है। तो ये 11 इंडिकेट करता है, 1 इसका नाम होता है 1112 टाइप। तो ये इंडिकेट करता है कि ये अमीनो एसिड वाले टर्मिनल से या N टर्मिनल से इसको हाइड्रोलाइज करता है। 3 चीज़ें ध्यान होगी कि हाइड्रोलाइज करता है, हाइड्रोलाइज किसको करता है, एमाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है। एमाइड बॉन्ड में किस साइड से हाइड्रोलाइज करता है, N टर्मिनल से हाइड्रोलाइज करता है। ठीक, और उसके बाद ये आता है सीरियल नंबर ऑफ एंजाइम इन विच सब क्लास, इसका भी एक सीरियल नंबर होता है, वो है 4। और वो किसको, कि कितने अमीनो एसिड्स का मिलके बना हुआ है, तो वो क्या बताएगा, 4 वाला बताता है। कि आपको बताया था कि अगर 4 है तो ट्राईपेप्टाइड, ये याद होगा। तो देखो इसका नाम क्या है, ध्यान से देखना, आपको सबसे पहले क्या पता चल गया कि हाइड्रोलेज है। हाइड्रोलेज में चौथे पे क्या पता चला था आपको कि ये किस बॉन्ड के लिए एक्ट करता है, पेप्टाइडेज के लिए। मतलब पेप्टाइडेज का मतलब क्या हो गया, एमाइड बॉन्ड ही तो हुआ, क्योंकि पेप्टाइड मतलब प्रोटीन के अंदर जो बॉन्ड है, प्रोटीन के अंदर बॉन्ड कौन सा होता है, एमाइड बॉन्ड। तो ये चौथे नंबर से, यहाँ से 4 से, इस 4 से पता चल गया कि ये पेप्टाइड बॉन्ड था। उसके बाद 11 से क्या पता चल गया कि पेप्टाइड बॉन्ड किस साइड से तोड़ेगा, अमीनो एसिड के साइड से तोड़ेगा। और अमीनो एसिड्स कितने का मिलके बना हुआ है, ट्राईपेप्टाइड। और ये चारों क्या हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम है। तो ये इसका कोड है। ये कोड मैंने सिर्फ इसलिए इसको बताया आपको कि यही इंडिकेट करता है कि अगर सपोज करो आपने 3 को कभी भी अपने लास्ट वाले को 3 पे लिख दिया तो हम यहाँ से पता लगा ही नहीं सकते कि 3 पे कौन सा था। तो आपको ये चीज़ें रखना, जानना बहुत ज़रूरी है। चलो, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, एंड नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा इसके आगे का पार्ट। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।